अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। रिसाले की बरगर्दानी में महव यकदम ही उसे अजीब सा एहसास हुआ था। उसने चौंक कर सर उठाया। वो किसी की नज़रों के हसार में थी। चारों तरफ देखा और फिर नज़रें बाहर सहन में चारपाई पर बैठी हुई फुप्पो जुबैदा पे जा पड़ी। माथे पर बल, नागवारी का वाज़ेह तासुर और घूरने का खतरनाक अंदाज। ओ गॉड, कैसे घूरती हैं, जैसे साबत निकल लेंगी। तौबा। उसने कपकपा के दोबारा रिसाला खोला और उनकी तरफ से कदरे मुंह मोड़ के अपनी तवज्जो हटाई, मगर अब की दफ़ा वो इतने इन्हमाक और दिलचस्पी से मुताला नहीं कर सकी। जुबैदा फुप्पो की तेज़ नुकीली निगाहें उसे पुश्त में चुभती महसूस हुई। क्या मुसीबत है, जब से आई हैं बेचैन कर दिया है। पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है इनकी, क्या बिगाड़ा है जो हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। उसने झुंझुला के रिसाला बंद किया और अपने कमरे में आ गई। 2 हफ्तों की शदीद गर्मी के बाद आज सुबह बारिश हुई थी। गर्म लू के थपेड़े ठंडी हवा में बदल गए। जलते कुड़ते बेचैन चरिंद परिंद सभी बाराने रहमत पर शुक्र अदा करने के लिए निकल आए थे, मगर अब कमरे में जलते कुड़ते उसका सारा खुशगवार मूड तबाह हो गया था। उसे जुबैदा फूफो पे सख्त ताव आ रहा था। वो उसकी फूफो सास थी, ससुराली अजीजदार, कुछ कह भी नहीं सकती थी, मगर उनकी आदतों और बातों से बहुत खौफ आता था। उसकी सास बहुत अच्छी सादा हसमुख खातून थी। वो उमैमा से बहुत प्यार करती थी। उनकी आदत में सबसे अच्छी आदत ये थी कि वो बहू को बेटी की निगाह से देखती थी और बेजा एतराज़ात, फजूल में मेन मेख, चक चक से उन्हें एलर्जी थी। वो इज़्ज़त करना और करवाना जानती थी, तभी तो उमैमा भी उनसे बहुत मोहब्बत और एहतराम से पेश आती। सास बहू वाला रवायती चक्कर दोनों की तरफ नहीं था। तभी शादी के 4 माह होने के बावजूद उसे इन लोगों से, जो पहले अजनबी थे, अजनबियत महसूस ना होती। वो बड़मला अपनी सास की तारीफ हर एक से करती। दूसरी तरफ खुद बतूल बेगम भी तो हर आएगे के सामने बहू की काबिलियत, जहानत और फरमा बरदारी, जी हजूरी की तारीफ खुले दिल से करती थी। वो ना हाथ की बुखील थी ना जुबान की। हसनैन अक्सर दोनों को छेड़ते थे कि अभी तक हमारे घर सास बहू वाला जंगी सीन नहीं हुआ, तो वो खफगी से उन्हें घूर के देखती और अम्मी के गले में बाहें डाल के उन्हें मुंह चढ़ाती। आपकी ये तमन्ना हसरत ही रहेगी, अल्लाह ना करे कि हम लड़ें, दुश्मनों की ख्वाहिशें कभी नहीं पूरी होंगी। वो मुस्कुरा के चिढ़ाती। ओहो, दुश्मन, अच्छा। फिर वो आहिस्ता से उसकी तरफ झुक के कहते, ज़रा तुम कमरे में आओ, फिर बताता हूँ कि कौन दुश्मन कौन सज्जन। और वह शर्म से बात पलट देती थी। हसनैन अपनी जॉब के सिलसिले में लाहौर में होते थे और वो उसे भी अपने साथ ले जाना चाहते थे। घर मिलने वाला था, कंपनी की तरफ से ये सहूलत हासिल थी। इस पुरसकून बहती नदिया जैसी जिंदगी में हलचल उस वक्त हुई थी जब जुबैदा फुफो की मुल्तान से आमद हुई। वो अपनी टांग के ऑपरेशन की वजह से शादी में शरीक नहीं हुई थी, इसीलिए अब आई थी बहू को देखने। ये अलग बात कि बहू को अपना आप दिखा रही थी। उनकी आदत बेहद अजीब थी। वो चूंकि हसनैन की सबसे बड़ी फुप्पो थी और उसके अब्बू छोटे थे, तो उनका रौब भी सब पे खूब चलता। उन्हें दूसरों को अपने मातहत रखने, डांट डपट करने, गलत सलत मशवरे देने का ख़ास शौक भी था और महारत भी। आते ही उन्होंने सबसे पहले तो छोटी भावज बतूल बेगम के साथ 2-2 हाथ किए। अरे बतूल, ये तेरे चौंचले, तेरी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तू सास है, सास बन और अपना रुतबा और मर्तबा और मकाम पहचान। बहू से यूं हंसी ठठोल करती है जैसे सहेली हो। इतना सर चढ़ाने की क्या ज़रूरत है। नहीं आपा, ये बहुत समझदार बच्ची है, मेरी बड़ी इज्जत करती है, अदब करती है। उन्होंने बहू की साइड ली। अरे रहने दे, ये सब दिखावे हैं, अदब इज्जत। सारा दिन ना काम ना काज, जुबान ही तो हिलाना है। तो इतने में ही खुश हो गई तू। कौन सा तेरे पाँव दबाती है, सर में तेल डालती है, कपड़े धोती है, ये सब करे तो जानू बहू अच्छी है। खाली खुली तारीफ ना किया कर। अब ज़माना नया है आपा, सब पहले वक्तों की बातें नहीं। अब तो अच्छे तरीके से बोले, प्यार से मिल ले तो दाद दो, वाह वाह करो, और फिर घर के काम तो होते ही रहेंगे।
کام والی ہے وہ بھی کر لیتی ہے، مل جل کے ہو جاتا ہے۔ انہیں اچھی طرح تمام حالات کا علم تھا۔ خاک مل جل کے سارا کام تو کرتی ہے، اب اس عمر میں بہو لا کر بھی ہانڈی چولہے سے تیری جان نہ چھٹی، فائدہ بیٹا بہنے کا۔ ارے یہ کبھی کبھار کچن میں جانا کیا جانا، اب ذمہ داری تو کوئی ہے نہیں۔ کل بھی دیکھ رہی تھی کہ دودھ ابل ابل کے سارے چولہے میں گر گیا، مگر کسی نے توجہ نہ دی۔ وہ تو میں نے ہی شور مچایا، تب بہو بیگم کو ہوش آیا، اور تو اور گلاس بھر بھر کے دودھ پلاتی ہے اسے۔ ان کی باتیں تلخ ضرور تھی مگر سچی تھیں۔ یہ سب تو واقعی امیمہ نے کبھی نہیں کیا تھا۔ ناشتہ وہ اپنا اکیلی بنا کر فارغ ہو جاتی، کام کپڑے والی دھونے، برتن دھونے اور صفائی کرنے والی مامور تھی۔ دوپہر کا کھانا وہ خود بناتی تھی۔ ارے بطول، تو بڑی سیدھی، بڑی معصوم ہے، تجھے کیا علم یہ کتنی چالاک لڑکیاں ہیں، میٹھی زبان سے مات دیتی ہیں۔ میاں تو یہاں ہے نہیں، پھر بھی کام نہیں کرتی، ذرا کام وام کروایا کر۔ چھڑی چھانٹ لڑکیوں کی طرح فلمیں دیکھ لیں، رسالے پڑھ لیے، سو لیے، یہ بہو کے لچن اچھے نہیں۔ عقل پکڑ، آج نہ دبایا تو ساری عمر سر پکڑ کے روئے گی۔ ایک ہی تیرا بیٹا ہے، اسے بھی بہو نے قابو کر لیا تو تیرا کیا بنے گا؟ جوان بچی بھی سر پہ پہاڑ بنی کھڑی ہے۔ پھوپھو زبیدہ نے مستقبل کا ہولناک نقشہ ایسے خوفناک انداز میں کھینچا کہ وہ دل ہی دل میں ڈر سی گئیں۔ ایسا تو کبھی نہیں سوچا تھا۔ ان کے شوہر زندہ نہ تھے، 2 ہی بچے تھے، پنکی اور حسنین۔ حسنین سمجھدار اور احساس کرنے والا تھا، وہ ماں بہن کا مکمل دھیان رکھتا، کسی چیز کی کمی انہیں نہ ہونے دیتا۔ دیکھ، جب تک پنکی کی شادی نہیں ہو جاتی بہو کو ذرا کس کے رکھ، بیٹا ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ بھلا بہو شوہر کی کمائی تمہیں کیوں دینے لگی؟ ارے ہوش کر ہوش۔ نہیں آپا، امیمہ ایسی ذہنیت کی لڑکی نہیں، وہ تو خود ہمارا اتنا دھیان رکھتی ہے۔ بس بطول، تو صدا کی بھولی، ارے یہ سب چلتر بازیاں ہیں، ابھی تجھ پر اپنا اثر جما رہی ہے۔ بات کو جب تیرا بیٹا تجھے پوچھے گا بھی نہیں تو اس پہ شک بھی نہیں کر سکے گی۔ یہ سب پلاننگ میں سمجھتی ہوں۔ میرے افضل کی بیوی شکیلہ ایسی ہی فرما بردار اور جی جی کرتی تھی، میں تو نثار ہی ہو گئی، لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی رب کا۔ وہ تو 6 ماہ بعد پتا چلا کہ اصل کیا ہے، ایسی پٹی پڑھائی کے سال میں ہی علیحدہ گھر لے لیا، نہ ماں سے ملنا نہ کلام، باقی ضرورتیں تو گئیں بھاڑ میں، اور میں اتنے سادہ بیٹے کو الزام دیتی رہی، شکیلہ کو بے قصور سادہ سمجھتی رہی۔ وہ تو بعد میں پتا چلا یہ سب پٹیاں اسے شکیلہ پڑھاتی تھی۔ منہ میں رام رام، بغل میں چھری، توبہ توبہ، اللہ معاف کرے ایسی لڑکیوں سے۔ وہ جو زہر انڈیلنا چاہتی تھی بطول کے کانوں میں انڈیل کر مطمئن ہو کر چل دیں، اور سیدھی سادھی مطمئن سی بطول بیگم کو خدشات و تفکرات کی دلدل میں گھسیٹ گئیں۔ امیمہ کو دیکھتی تو زبیدہ پھپھو کی باتیں جھوٹ لگتیں، اور جب اپنے آئندہ کے بارے میں سوچتی تو دل لرز جاتا۔ ان کا تو واحد سہارا ہی بیٹا تھا، جوان بچی کا بوجھ، خدا نہ خواستہ وہ بھی بدل گیا تو، اور اس تو کے آگے مزید سوچنا تکلیف دہ تھا۔ وہ کب کا پاس ہی گئیں۔ یہی کچھ بطول بیگم کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ وہ لاکھ کوشش کرتی زبیدہ بیگم کی خوفناک باتوں کو کانوں سے نکال دیں، سر سے جھٹک دیں، مگر بے سود، ایک کے بعد ایک خوف، اور جب وہ امیمہ کو دیکھتی وہ ساری باتیں اور وہمیں نہ جانے کیوں مجسم حقیقت بن جاتے اور انہیں خوف زدہ کرتے۔ فطری طور پہ وہ محبت کرنے والی سادہ سی خاتون تھی، انہیں ایسی چالاکیوں اور باتوں کا علم نہیں تھا، مگر اب شاید کچھ بدل رہا تھا، تبدیلی پیدا ہو رہی تھی، اور یہ تبدیلی امیمہ نے بھی محسوس کی۔ اس دن وہ حسب معمول کچن میں ناشتہ کر رہی تھی جب امی نے آ کر اسے کہا، امیمہ، دن کے 11 بج رہے ہیں، ذرا جلدی سے اٹھا کرو، سب کے ساتھ مل کے ناشتہ کیا کرو۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا، آج اتنے ماہ بعد اس کی تاخیر یاد آئی۔ ان کا لہجہ نارمل تھا مگر اسے چبھتا ہوا لگا۔ جی بہتر امی، اس نے فرما برداری سے جواب دیا۔ کپ ہاتھ میں تھامے وہ کافی دیر تک ان کے اس رویے پہ غور کرتی رہی۔ اسی شام کو وہ روزمرہ معمول کے مطابق کیاریوں کے قریب چیئر رکھے پنکی سے گپ شپ کر رہی تھی کہ زبیدہ پھپھو ان کے پاس آ بیٹھی۔ اس وقت وہ خاصے پرسکون انداز میں ٹانگیں دوسری چیئر پہ پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ پھپھو نے خاصے ناپسندیدہ انداز میں اسے گھورا۔ اے بہو، یہ کیا طریقہ ہے بیٹھنے کا؟ بہو بیٹیوں کے اٹھنے بیٹھنے میں ادب، سلیقہ، تربیت ہونی چاہیے۔ سوری پھپھو، اس نے فوراً ٹانگیں سیدھی کر لی اور ذرا تمیز سے بیٹھ گئی۔ یہ کچن میں چائے کے برتن پڑے ہیں، دھل جاتے تو رات کے لیے کھانے میں تیاری کرتی۔ امنی کی مبہم سی وارننگ وہ سمجھ نہیں پائی۔ پہلے تو وہ روزانہ چائے کے برتن پنکی ہی دھوتی تھی،
सो वो इसी तरह बैठी रही। कौन सा उसे कहा गया था, अम्मी मेरा टेस्ट है कल मैथ्स का, मैं तैयारी कर रही हूँ। वो जो उससे बातों में मसरूफ़ थी फ़ौरन ही किताब खोल के बैठ गई। तो फिर कौन धोएगा, ये 4 बर्तन काम वाली के लिए सड़ने छोड़ दूँ? आज अम्मी का लहजा, अंदाज, सुबह से ही वो बदली बदली लग रही थी। अब इतनी भी अनजान न थी जो समझ ना पाती। मैं धो लेती हूँ अम्मी, आप फिक्र ना करें। वो किचन में आ गई। शाबाश, ये हुई ना बात। खबरदार जो तुमने आइंदा कोई काम किया ऐसे ही अपना पढ़ा करो, अगले घर जाके भी तो काम ही करने हैं, फिर यहाँ तो कम से कम आराम मिले। बहू लाते किस लिए हैं? तुम्हारी माँ को तो अक्ल ही नहीं, अब भी मुश्किल से समझाया है। उमैमा के जाते ही फूफो जुबैदा ने उसे दाद दी थी। वो खासी खुश भी लग रही थी कि पिंकी को एक ही दफ़ा समझाना पड़ा। आज उसने अमल कर दिखाया, आगे भी कामयाबी की उम्मीद थी। हसनैन एक दिन छोड़ के दूसरे दिन फ़ोन करता था और पिंकी फ़ौरन इसे बुला लेती, मगर अब 1 हफ्ता होने को था, उसका फ़ोन ना आया। वो खासी परेशान थी। घर की फ़िज़ा भी अजीब सी हो रही थी। अम्मी और पिंकी का रवैया, लहजा, अंदाज बदल गए। रूखापन, अजनबियत उसे बहुत महसूस होती। हफ्ते भर से गैर महसूस अंदाज में उसके ज़िम्मे मुख्तलिफ काम लगाए जा चुके थे। पिंकी जो पहले अपनी अम्मी का हाथ बटाती थी, पढ़ाई का बहाना करके बिल्कुल ही फारिग हो गई। अब तो वो नाश्ता भी खुद बनाती, दोपहर का खाना भी कल से उसने बनाना शुरू किया कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, या फिर वो मनफी सोचों को कम ही अपने दिमाग में घुसने देती। हसनैन भी यहाँ नहीं था और वो खामोशी से तमाम काम करती जा रही थी। अलबत्ता सूरत हाल से वो परेशान ज़रूर थी और हसनैन से बात करना चाहती थी। पिंकी, हसनैन का फ़ोन नहीं आया हफ्ते भर से। खुदा खैर करे, आज मैं खुद उनको कॉल करती हूँ। कहाँ मसरूफ़ हैं? हसनैन भाई का फ़ोन? हाँ, वो आया था परसों। उसका लापरवाह सा अंदाज। आया था? मुझे नहीं बताया। कब, किस वक्त, क्या कहा उन्होंने? वक्त तो याद नहीं मुझे, मैंने आपको आवाज़ दी, आप सो रही थी शायद, इसलिए मैंने उनसे कह दिया कि भाभी सो रही हैं। वो कहने लगे जगाना मत, वैसे वो बिल्कुल ठीक है। उसने हैरत से उसे देखा। ये किस वक्त की बात कर रही हो तुम? मैं कब सो रही थी? शाम का या शायद रात का वक्त हो कोई, आपके कमरे का दरवाज़ा बंद था, मैंने तो आवाज़ दी थी। वो यूं लापरवाह और सरसरी अंदाज में बता रही थी कि मज़ीद कुछ पूछने का दिल ही ना चाहा। कमाल है, अब ये लोग मुझसे हसनैन का फ़ोन भी छुपाने लगे। उफ खुदाया, क्या हो गया इनको? मैं क्या करूं? वो घबरा के छत पे चली आई थी। मुसलसल टहलते हुए सोच रही थी। बहुत दिनों से अम्मी की तरफ भी नहीं जा सकी थी। पहले तो वो जब भी उदास होती, बतूल बेगम उसे खुद लेकर घर का चक्कर लगवा देती, जबकि अब की बार 15 दिन हो गए थे और उसके कहने के बावजूद कभी उन्होंने हामी नहीं भरी थी। कैसे जाऊं? घर में मेहमान आए हुए हैं। अभी 10-12 दिन पहले तो अपने वालिदैन से मिलकर आई हो। हसनैन आएगा तो उसके साथ चली जाना। उसे उनसे इस कदर टुकड़ा तोड़ जवाब की उम्मीद न थी। न जाने वो इतनी बेरहम क्यों हो गई थी। मेके के चक्कर ज़्यादा ना लगवाया करो, लड़कियां मेके से बहुत कुछ सीख कर आती हैं। मियाँ यहाँ नहीं तो क्या बाकी घर वालों के साथ दिल नहीं लगता? ये रोज़ रोज़ के चक्कर, कराए, फजूल खर्ची है। अब के ज़रा महीने भर रह लेने दो, फिर देखो कितनी ताबेदार नजर आती है। तुमने बिल्कुल ही बच्चा बनाया हुआ है इसे। अरे सारी लड़कियां मेके छोड़ के ससुरालों में रहती हैं, रहेंगी तो दिल लगाएंगी। और अब तो जुबैदा बेगम की बातों का असर इतना ज़्यादा होने लगा कि सादा सी बतूल बेगम को भी नफ़े नुकसान जमा तफरीक की फ़िक्र थी। रात को वो बहुत देर तक कोशिश करती रही, मगर बदकिस्मती से हसनैन का नंबर हर दफ़ा ही बिज़ी मिलता था। ये हॉस्टल का नंबर था जहाँ वो ठहरा हुआ था। घर कंपनी की तरफ से अगले माह मिलना था और तभी उमैमा को भी जाना था। बस करें भाभी, नहीं मिल रहा तो छोड़ दे। पिंकी ने कोई तीसरा चौथा चक्कर काटा था और बिलाखिर कह ही दिया था। उसने हैरत से पिंकी को देखा। क्या मतलब? ट्राई करूँगी तो मिलेगा ना, अभी बिजी जा रहा है। टेलीफोन का बिल बहुत ज़्यादा आता है, ज़रा एहतियात कर लो तो क्या हर्ज। ये अम्मी थी जो उसे उदास देखकर खुद ही कहती थी कि हसनैन से बात कर लो, और बिल का तो उसे भी एहसास था, इसलिए वो खुद से अपने घर भी कम ही किया करती। अम्मी का ही आ जाता था, हसनैन भी खुद ही कर लेता। जी बेहतर अम्मी, नहीं करती, उसने गुस्से से कह के रिसीवर पटक दिया। ए बहू, तेरे भले को तेरी सास कह रही है, इसमें इतना तन फन होने वाली क्या बात है? तौबा है भाई, आजकल की लड़कियां बुजुर्गों की ज़रा ज़रा सी बातों का भी बुरा मान जाती हैं। हालांकि देखा जाए तो बात खुद उनके अपने भले की होती है। उसका दिल चाहा जुबैदा फूफो को खरी खरी सुना दे, मगर जब्त कर गई।
जब से आई थी उनके घर में एक दूसरे को लड़वाने और नफरत डलवाने का काम कर रही थी। पता नहीं कहाँ से आ गई है शैतान की खाला, हर वक्त लगाई बुझाई कान भरने के काम करती हैं। कितना सुकून था घर में, कितनी मोहब्बत थी सब में। और अब मोहब्बत वो हथियार है जिससे गैरों को भी अपना बनाया जा सकता है। उसे अपनी सास अपनी माँ की तरह अजीज थी और पिंकी बहनों की तरह प्यारी। क्योंकि वो उनसे मोहब्बत करती थी तो वो जवाबन मोहब्बत देती। अब जबकि उन दोनों की मोहब्बत सर्द मोहरी और बेगानगी में बदल गई, वो उसे अपने घर का फर्ज समझने की बजाय बाहर से आई औरत का सा सलूक करने पे तुल गई थी, तो उसके दिल में भी उनके लिए वो जज्बात ना रहे। कितनी ही बार दिल में शिद्दत से ख्वाहिश हुई कि जुबैदा फुप्पो को फसाद डलवाने और उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाने पर खरी खरी सुना दे ताकि वो आइंदा मोहतात रहें, या कम से कम अम्मी और पिंकी को ही उनके पहले रवैये, मोहब्बत और सलूक याद दिलाए कि वो किसकी गलत बातों में आके घर का सुकून बर्बाद कर रही हैं। खुद उसकी अम्मी भी तो थी, बहन थी, भाई कमाने वाला था। अगर अब्बू भी जनरल स्टोर के मालिक थे और ठीक ठाक कमाते थे, इसके बावजूद वो अपनी भाभी से ऐसा सलूक करने का सोच भी नहीं सकते थे। और फिर ये तो मकाफात अमल होता है। आज जो कुछ हम वालिदैन के साथ करेंगे, कल हमारे बच्चे हमारे साथ उससे बढ़ के करेंगे। इसीलिए वो डरती थी आने वाले वक्त से और आने वाले वक्त की सख्ती और पकड़ से। मगर ये सब बातें जैसे दिल ही में रह गईं। सुनाया वहाँ जाता है जहाँ सुनने वाला कोई हो। यहाँ तो दोनों माँ बेटी फुफो जुबैदा के घुटने से लगी रहती, या फिर नाम नेहाद मसरूफियत। पिंकी के बीए फाइनल ईयर के इम्तहानात और अम्मी सारा दिन अपनी बड़ी नन से न जाने क्या क्या सीखती, क्योंकि घर की तमाम जिम्मेदारी उन्होंने उमैमा पे डाल दी। अब वो किचन के झंझट से भी आज़ाद हो गई थी। सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त का खाना इतनी गर्मी में वो अकेली बनाती, लगाती, उठाती, और उसे काम पे एतराज़ नहीं था, काम के तरीका कार पे एतराज़ था। अगर अम्मी उसे प्यार मोहब्बत से कहती कि बेटा ये काम तुमको करना है, तो कभी इनकार ना करती। मगर अब तो ताने, एतराज़ात, इल्ज़ामात के बाद ये सब उससे गरां गुजरता। उस दिन उसकी अम्मी का फ़ोन आया तो वो भी उससे शिकवे करने लगी कि फ़ोन नहीं करती, ना ही महीना भर से आई है, ऐसी भी क्या मसरूफियत। क्या करूँ अम्मी, किसके साथ आऊँ, उसने आहिस्ता से कहा, क्योंकि जुबैदा फुफो बोतल के जिन की तरह फ़ोन की बेल सुनते ही वहाँ आ गई थी। कान सुइयाँ लेने की बुरी आदत। उमैमा ने बमुश्किल गुस्सा ज़ब्त किया। क्या मतलब भाई, अपनी सास के साथ आ जाओ, पहले भी तो आती थी, पिंकी को ले आती। हाँ ज़रूर ले आती, दरअसल अम्मी फुप्पो आई हुई हैं तो इसलिए नहीं आ सकी। अच्छा, तो उन्हें भी ले आई, कहाँ है वो, मेरी बात कराओ। उसने सोफे पे बैठी फुप्पो जुबैदा को देखा। फुप्पो अम्मी आपसे बात करना चाहती हैं। वो खामखा खुद को मसरूफ़ ज़ाहिर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी और उन्हें रिसीवर देकर उमैमा खुद पीछे हट गई। उस रोज़ फ़ोन की बेल हो रही थी। पिंकी इम्तहान की वजह से ज़्यादातर अपने कमरे में ही पढ़ती रहती। अम्मी और फुप्पो छत पे थी। उसने रिसीवर उठाया। हसनैन आप, शुक्र है आपको ख्याल तो आया मेरा। उसके सलाम के जवाब में बेख्तियार इसकी ज़ुबान से फिसला ये शिकवा। मुझे ख्याल आया? मुझे तो हमेशा ही तुम्हारा ख्याल रहता है। तुम ही हो जो मुझे भूल गई। हर वक्त आराम, मसरूफियत, क्या करती हो तुम तमाम वक्त? जब भी फ़ोन किया तुम मिलती नहीं। क्या मुझसे कोई नाराज़गी है या कोई और वजह? उसका लहजा बहुत संजीदा था। हसनैन, उसे रोना आ गया और गला बिरिंद गया। यकीन करें, इस तमाम अरसे में मुझे किसी ने नहीं बताया कि आपका फ़ोन आया भी है या नहीं। आप जानते हैं मैं फ़ोन रिसीव नहीं करती। आज भी यहाँ करीब कोई नहीं था तो इत्तफाकन उठा लिया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप फ़ोन कब और किस दिन करते हैं। उसके लहजे में कुछ था जो हसनैन ने भी महसूस किया। क्या कह रही हो, ये कैसे मुमकिन है? पिंकी अम्मी झूठ बोलती हैं। क्या हुआ है घर में, मुझे बताओ। कुछ भी नहीं, बस प्लीज़ आप आ जाएं। आई मिस यू हसनैन, प्लीज़ आ जाएं, फिर आपको बताऊंगी। उसने इल्तिजा की। ओके, डोंट वरी, मैं छुट्टी की भी कोशिश करता हूँ और घर की भी। इंशाल्लाह जल्द मिल जाएगा, तुम परेशान नहीं होना। ओके जी, खुदा हाफिज़। जुबैदा फूफो की जहरीली बातों पर अक्सर उसका दिल चाहता उनकी तबीयत साफ कर दे, मगर वो उनसे कुछ कह के बदतमीज़ी का ठप्पा भी नहीं लगवाना चाहती थी। उनका क्या जाता, हर आएगे के सामने एक की चार बनाकर लगाती और वो उल्टा मज़ीद मुसीबत में फंस जाती। उसे तो बस हसनैन का इंतज़ार था कि वो आए तो उसके साथ वो अपने घर शिफ्ट हो जाए। ये दिन और ये अजियत भी ख़त्म हो जाएंगे। उस दिन बातों बातों में से पिंकी से जुबैदा फूफो के क़याम के बारे में पूछा तो वो उल्टा ही चल पड़ी। हाय भाभी, आप हमारी फूफो से तंग आ गई हैं?
पहली दफ़ा तो वो रहने आई हैं और अभी 1.5-2 माह तो हुए हैं। ये उनका अपना घर है, जब तक मर्जी रहें। आपको क्या परेशानी है उनसे? ओहो पिंकी, फजूल बात मत करो, खामखा बात बढ़ा रही हूँ। मैंने यूं ही पूछ लिया। मैं बात बढ़ा रही हूँ? और आपके पूछने का मकसद मैं अच्छी तरह समझती हूँ। आप तो चाहती हैं कि आपके सिवा कोई भी इस घर में ना रहे। पिंकी, जुबान संभाल के बात करो, अपनी उम्र से बड़ी बातें तुम्हें जेद नहीं देती। उसने गुस्से में डांट दिया। हाँ, बस यही कसर रह गई थी। मैं तो इसलिए पहले ही बात नहीं करती थी आपसे, अब ये इल्ज़ाम भी कि जुबान चलाती हूँ। उसका वॉल्यूम खासा बुलंद और रोने की रफ्तार भी तेज थी। अम्मी और फुफ्फो दोनों कमरे से निकल आईं। क्या हुआ पिंकी, क्या हुआ? रो क्यों रही है? बोल। अम्मी को देखते ही रोने की रफ्तार और आवाज़ दोनों बढ़ गए। अरे बोल भी, बहू ने यकीनन कुछ कहा होगा। मेरी बच्ची कैसे रो रो के हलकान हो रही है। क्या हुआ था उमैमा? उन्होंने अब मुड़ के उससे पूछा। कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही इसे शौक हो रहा था रोने का, सो रोने लगी। हाँ हाँ, मुझे शौक हो रहा था रोने का। आपको क्यों कभी ये शौक नहीं हुआ? वो तड़क के बोली थी। मुझे ऐसे फजूल शौक नहीं। उसने मज़े से कहकर बाहर का रुख किया और इसके बाद उसे अंदाज़ा था कि क्या तूफान बरपा होगा। अरे बतूल, देखा तूने, सुन लिया ना? मेरा भाई जिंदा होता तो किसी ऐरे गैरे की क्या जरूरत थी मुझे निकलने को कहता। बस करें आपा, क्यों रो रही हैं? अभी मैं जिंदा हूँ, किसी की मजाल है जो आपको निकाल सके? न जाने कहाँ से ढेरों आंसू बहने लगे थे उनके। जरा सी बात का इतना बतंगड़। मैं तो कितने दिनों से देख रही थी बहू बेगम का मुंह बना हुआ है। कितनी ही दफा मुझे घूरा, वो तो मैं बर्दाश्त करती रही। कोई और होती तो उसी दिन चली जाती। सिर्फ चुटिया पकड़ के निकालने की कमी थी। ये अदब एहतराम है बुजुर्गों का। अरे बतूल, इसकी काबिलियत की बातें तू करती थी, देख लिया आज, देख लिया अपनी काबिल लायक बहू का असली रूप। अब ये सब कुछ उसकी बर्दाश्त से बाहर था। आप ज्यादती कर रही हैं फुप्पो, ये झूठा इल्ज़ाम मुझ पे मत लगाएं। हाँ हाँ, तुमने तो ये कहना ही है, अब हम झूठे इल्ज़ाम लगाने वाले। उन्होंने सीना पीट लिया। बन गए क्या मतलब? आप तो शुरू से ही मुझ पे इल्ज़ाम तराशी करती आ रही हैं। अव्वल रोज से आपने मेरे खिलाफ अम्मी और पिंकी के कान भरने शुरू कर दिए थे। मेरे समझ में नहीं आता मैंने आपका क्या बिगाड़ा, क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हैं? बहुत दिनों की घुटन बर्दाश्त खत्म हो गई थी और आज वो बोल ही पड़ी। हाय मैं मर गई। सुन ले बतूल, ये इज्जत रह गई मेरी अब। उमैमा, अपनी हद में रहो, तुम बहुत बदतमीज और गुस्ताख हो गई हो। शर्म करो अपनी माँ के बराबर औरत को यूं कहते हुए। अम्मी ने सख्त गुस्से से उसे डांटा। इतने अरसे से मैं आप लोगों का बदला हुआ रूप और रवैया बर्दाश्त कर रही थी, मगर आज फुफ्फो की इल्ज़ाम तराशी से मेरा हौसला जवाब दे गया। वाह भाई वाह, सुन लो बतूल, ये सारे खानदान को ही मुजरिम बनाए बैठी हैं। अपना रवैया और चाल चलन नहीं देखा महारानी ने, और दूसरों पे पत्थर। फुफ्फो की जुबान रोकना नामुमकिन था। उसने अपने होंठ भींच लिए। तो ठीक है, हम बुरे, हमारे रिश्तेदार बुरे, क्या जरूरत है तुम्हें बुरे लोगों के साथ रहने की? जाओ अपने अच्छे माँ बाप के पास चली जाओ और सुख से रहो, हमें भी चैन से रहने दो, जीना हराम कर दिया है हमारा। उसने हैरत से अम्मी के बंधे हाथ और चेहरे को देखा। ये क्या कह रही हैं आप? सही कह रही हूँ, अब मजीद तुम्हारी नाज बर्दारियां और नखरे मुझसे नहीं होते। जाओ यहाँ से। तुम्हारे लिए मैं रिश्तेदारों को धुतकारती रहूं? नहीं बर्दाश्त ये रिश्तेदार, तो हम भी तुम्हें नहीं बर्दाश्त कर सकते। उनका कतई लहजा और अंदाज। ठीक है, मैं जा रही हूँ और अब तब आऊंगी जब ये फसादी और फितना परवर औरत यहाँ से चली जाएगी। अम्मी उसे यूं देख के हैरान रहेगी। क्यों, क्या मैं नहीं आ सकती? क्या इस घर पे मेरा हक खत्म हो गया? अम्मी के सवाल पे उसने गुस्से से कहा। कमाल है भाई, एक तो मैं ससुराल से इतनी परेशान आ रही हूँ, ऊपर से आप लोग की तफ्तीश। मुझे देखकर यूं खौफजदा हो गए हैं जैसे मैं आप लोग का कुछ छीन लूंगी। हक है, क्यों नहीं, मगर तुम्हें इस तरह से लड़के नाराज होकर आने की जरूरत क्या थी? जाहिल औरतों की तरह लड़ाई झगड़ा किया और मैं क्या आ गई। मुझे लड़कियों के ये तौर तरीके पसंद नहीं है। अम्मी की डांट टपट पे उसका दिल सख्त बुरा हुआ। आपको पता है, झूठ और गलत बयानी मुझे कतई बर्दाश्त नहीं। तुम अब बच्ची नहीं रही हो, ससुराल में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तुम्हें कम से कम हसनैन के आने तक वहां से नहीं आना चाहिए था। वो आने वाला था, अब न जाने वो तुम्हारी इस हरकत को किस नज़र से देखे। मैं खुद यही चाहती थी, इसीलिए तो अब तक बर्दाश्त करती रही, मगर आज उन्होंने हद कर दी, गलत बयानी की तो मुझसे ज़ब्त ना हुआ। हैरत है, तुम्हारी सास ऐसी तो नहीं थी, तुम तो बहुत तारीफें करती थी उनकी, अब क्या हो गया? फरत ने सुना तो भागी आई। उसकी हैरत बजा थी।
मैं अपनी सास को अब भी बुरा नहीं कहती, उन्हें उल्टी सीधी पट्टियाँ उनकी ननद पढ़ाती हैं। बस दुख तो यह है कि मेरे बारे में सब जानते हुए भी उन्होंने मुझे बुरा भला कहा। अब आगे क्या सोचा है? आगे? वो कुछ देर रुकी। हसनैन के आने पे ही मसला हल होगा, मुझे उसी का इंतज़ार है। चलो अल्लाह बेहतर करे। वैसे मेरा मशवरा है, तुम खुद उन्हें फ़ोन करके सारी सूरत हाल पहले से बता दो ताकि उन्हें आइडिया रहे और घर आकर झूठ सच में फ़र्क कर सके। बात पते की थी। उसने तायद में सर हिलाया, मगर शायद आजमाइश के दिन अभी कम नहीं हुए थे। वो रात को बहुत देर तक ट्राई करती रही, मगर हर बार पता चलता कि वो बाहर गए हैं। सुबह ऑफिस कर लूँगी, उसे खुद को तसल्ली दी। अम्मी अलग परेशान थी। ससुराल से ना फ़ोन आया था ना कोई फ़र्द। जैसे उसे भेज के सब पुरसकून हो गए। अगले रोज़ ऑफिस फ़ोन करने पे पता चला कि हसनैन साहब तो घर गए हुए हैं, और वो पुर उम्मीद सी दिल में ये सोचती रही कि हसनैन फौरी उससे रब्ता करेगा। वो सख्त बेचैनी और उलझन महसूस कर रही थी कि वो फ़ोन क्यों नहीं कर रहा। खुद भी नहीं आया, ना कोई राब्ता। अम्मी अलग परेशान। उनको अपने खदशे दुरुस्त साबित होते नजर आ रहे थे। भला जिन्होंने उमैमा पे इल्ज़ाम लगाए थे, घर से निकाला था, वो यकीनन तैयारी से होंगे और हसनैन को उसके बारे में ज़रूर उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाएंगे, और वो जज्बात में आके खुदा ना खास्ता कोई गलत कदम न उठा ले। उन्हें यही एक फ़िक्र थी। उमैमा के भाई हफीज़ खुद हसनैन से रब्ता करना चाहते थे, मगर उमैमा ने मना कर दिया था कि यूँ खुद से जाकर मिलना मज़ीद उन्हें सर पे चढ़ा देगा। अबू भी बात बढ़ाने के हक़ में ना थे। उनका भी यही ख्याल था कि ख़वातीन की बातें महज फितने होती हैं। मर्दों को बैठकर इस बात को हल करना चाहिए। उसे उस वक्त एहसास हुआ कि वो जो समझती थी ये सिर्फ छोटा सा मसला है और इसके लिए कोई परेशान नहीं, तो अब वो देख रही थी बज़ाहिर लापरवाह से हफीज़ भाई किस कदर फ़िक्रमंद, और अब्बू जो उसके आने पे कुछ ना बोले थे कितने परेशान थे। हत्ता कि हैदर भी तो इस मसले पर अपनी राय देने लगा। जब तक हसनैन के आने की उम्मीद थी सभी खामोश थे। अब वो आके राब्ता नहीं कर रहा था तो सभी फ़िक्रमंद। ये औरतें अल्लाह माफ़ करे बात का बतंगड़ बना लेती हैं और बात सुलझाने नहीं देती। न जाने से कैसे ब्रीफ किया होगा कि वो आया ही नहीं, वो उमैमा को ही कसूरवार समझेगा। हफीज़ भाई का तज़िया दुरुस्त था, इतना तो उसे भी इल्म था, और फिर इसकी तस्दीक भी हो गई। हफीज़ भाई ने अपने दोस्त जुल्फ़कार से सारा मामला बयान किया। ये रिश्ता उन्होंने करवाया था और वो हसनैन के दोस्त भी थे, सो उनसे बेहतरीन मुसालहत कराने वाला कौन हो सकता था। जुल्फ़कार भाई हसनैन से मिले और जो कुछ उन्होंने आकर बताया, उमैमा बेहद बदतमीज़ खुदसर है। उसने मेरी माँ, बहन और फुप्पो से बदतमीज़ी की, उनसे लड़ाई की। सारा सारा दिन तो अपने कमरे में आराम करती थी, इसके बावजूद तंग थी। और सबसे बढ़कर उसने मेरे ख़ानदान वालों को गालियाँ दी, जो मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता। उमैमा को आकर सबसे माफ़ी मांगना होगी। उनके पाँव पकड़े, मेरी फुप्पो से भी माफ़ी मांगे, तब वो इस घर में आ सकती है। और बाहर खड़ी उमैमा का दिल हज़ारों टुकड़ों में बट गया। इतनी तज़लील, इतनी बदएतमादी, ऐसी कारी वार, ये सब हसनैन ने कहा था। उस हसनैन ने जिसने 6 माह पहले उसके साथ ज़िंदगी भर के अहदनामे पे साइन करके ताल्लुक़ जोड़ा। अब उसने उसे बदतमीज़ गुस्ताख कह दिया। पहले बातमीज़ और मासूम थी, अब सबके कदमों पे झुकाना चाहता था। जो पहले उसे दुनिया की नज़रों में इज्जत दिलाने वाला था। हसनैन, बहुत जालिम है आप। ये सब बहुत मुश्किल है बर्दाश्त करना। ये सच नहीं, कम से कम मुझसे तो पूछ लेते। सिर्फ 6 माह में ही इतना बड़ा और हौलनाक गैप आ गया था उन दोनों मियाँ बीवी के बीच कि उसे यकीन ना आता। अम्मी अब्बू उसकी हालत देख देख के खुड़ते, कितनी कमज़ोर और जर्द हो गई। अबू ने कहा कि वो खुद हसनैन से मिल के सूरत हाल से आगाह करें, मगर उमैमा ने उन्हें सख्ती से मना कर दिया। जिस शख्स ने महज एक तरफा फैसला किया, उसे जाकर बेगुनाही का यकीन दिलाना अपनी तौहीन है अब्बू। अगर उसे ज़रा भी एहसास होता तो मुझसे ज़रूर पूछता, भले डांट लेता। सब उसके मना करने पे खामोश तो थे, मगर अंदर ही अंदर खौफज़दा भी। आने वाले वक्त में क्या होगा। हफीज़ भाई को हसनैन की बातों पे सख्त गुस्सा था। उन्हें भी ये बात शदीद हर्ट कर गई कि उसने महज अपने घर वालों की बातों में आकर उमैमा पे फ़र्द जुर्म भी आयद कर डाली। उमैमा से तो पूछा तक नहीं। उनका दोस्त जुल्फ़कार 1-2 बार से समझाने भी गया था, मगर वही एक रट, बल्कि अब तो वो मज़ीद सख्त और रूड लहजे में बोला था। उमैमा को लोगों की परवाह नहीं थी, मगर अम्मी तो थीं, उनका क्या करती। लोग हमदर्दी की आड़ में उसको यूं मेके रहने पर जाने क्या क्या सुना जाते।
یہ دنیا دو دھاری تلوار ہے، منہ پہ ہمدردی اور پیٹھ پیچھے برائیاں۔ اور پھر یہ 2 ماہ بعد کی بات ہے جب اس نے امی سے جاب کی بات کی۔ گھر میں رہ کر سوائے ٹینشن اور غم کے کچھ نہ پا سکتی۔ توجہ ہٹانے اور پلاننگ کے لیے اس نے جاب کا فیصلہ کیا۔ امی اس کی نوکری کے حق میں نہ تھیں کہ لوگ کہیں گے بیٹی کی کمائی کھا رہے ہیں، مگر ابو نے اسے اجازت دے دی۔ اس نے فرحت کے اسکول میں ہی جاب کر لی۔ اس طرح نہ صرف مصروفیت مل گئی بلکہ ایک بہترین دوست کا ساتھ بھی مل گیا۔ وہ اسے حوصلہ دیتی، سمجھاتی، دھیان بٹاتی۔ ایک بار اس نے کہا کہ وہ حسنین سے خود مل کر اسے تمام بات بتائے، پھر دیکھے کیا ہوتا ہے۔ کیا فائدہ، میں سب کچھ بتا بھی دوں اور وہ نہ مانے، ایک عزت رہ گئی ہے، وہ بھی چلی جائے گی، باقی میرے پاس رہ بھی کیا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں معافی مانگ لوں، پاؤں پکڑ لوں، گھر بسانے کے لیے سب کرنا پڑتا ہے۔ میں کہتی ہوں کون سا گھر؟ گھر تو دلوں کی خوشی سے بستے ہیں، ورنہ تو صرف چلتے ہیں۔ میرا کوئی قصور، کوئی غلطی نہیں، تو پاؤں پکڑ کے معافی کیوں مانگوں؟ صرف لڑکی ہی کیوں جبر برداشت کرے؟ سسرال والوں کی ناجائز باتوں پہ سر جھکانا فرض ہے یا اللہ کا حکم؟ جبکہ غلط کو غلط کہنا بھی تو ہمیں ہمارے دین نے ہی سکھایا ہے۔ کسی کو تو یہ غلط روایت توڑنی ہوگی۔ اور اس نے اپنے اللہ کو اپنے معاملے سونپ دیے تھے۔ باقاعدگی سے نماز پڑھتی، قرآن پڑھتی، اسی سے اسے کچھ دلی تسکین ہو جاتی۔ اسے اب احساس ہوا تھا ہماری مشکلات اور پریشانیوں کی اصل وجہ یاد الہی سے غفلت ہے۔ خوشیوں کے ہنڈولے میں جھولتے ہوئے خوشی دینے والے کا شکر بھی تو ادا کرنا چاہیے۔ اب غم میں وہ ذات باری تعالیٰ یاد آئی تھی۔ اس نے دنیا کی پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ امیمہ کو یقین تھا دن بدن اب اس کا یقین پختہ ہو رہا تھا کہ 5 وقت ہاتھ پھیلا کر جس سے انصاف مانگتی ہے وہ ضرور اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے وا کر دے گا کہ وہ بڑا منصف ہے۔ اور پھر یہ اس کا ایمان ہی تھا کہ آج حسنین خود اس کے سامنے کھڑا اعتراف جرم کر رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ زبیدہ پھپھو اس قدر خطرناک نفسیاتی مریضہ ہیں اور وہ اپنے انتقام کا نشانہ ہمارے گھر کو بنائیں گی۔ میں یہاں سے بے حد دل گرفتہ اور مایوس واپس لاہور گیا تھا۔ کچھ دن بعد ہی وہاں مجھے ان کا بیٹا ملا۔ اسی نے بتایا کہ اس کی امی زبیدہ پھپھو گھر سے بھی لڑ جھگڑ کے آئی ہیں اور ان کا اپنی بہو سے جھگڑا ہو گیا۔ انہوں نے اپنی نیک اور شریف بہو کے خلاف بیٹے کو ایسی پٹیاں پڑھائیں کہ اس نے اسے طلاق دے کے گھر سے بھی نکال دیا۔ کچھ عرصے بعد یہی کھیل دوسری بہو کے ساتھ بھی کھیلنا چاہا۔ وہ بہت سا جہیز لائی تھی مگر پھپھو اسے اسی کے جہیز کی اشیاء استعمال نہ کرنے دیتی۔ اس کی تمام چیزیں اپنے قبضے میں کر کے اسے اپنا غلام بنا لیا تھا، اور جب اس نے احتجاج کیا تو اس کے ساتھ بھی پہلی بہو والا سلوک کرنا چاہا۔ وہ تیز تھی، گھرانہ بھی اچھا کھاتا پیتا تھا۔ اس نے خوب لڑائی کی اور اپنے میں کے آ گئی۔ بیٹے کو ماں کا پتہ تھا، اس نے بیوی کا ساتھ دیا تو یہ ناراض ہو کر ہمارے گھر آ گئی۔ یہاں امی، پنکی اور تمہارا مثالی سلوک دیکھ کر ان کے اندر چھپے ہوئے انتقامی جذبے نے رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے پہلے پہل امی اور پنکی کو تمہارے خلاف کیا، پھر مجھے بھی۔ فون پر وہ کچھ دیر کو رکا۔ خیر جب تم گھر چھوڑ کے آ گئی تو اس بات کو غلط انداز میں مجھے بتایا گیا۔ میں تمہارے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم ایسا کرو گی، اتنا بدل جاؤ گی۔ میں تو گھر کے لیے اپلائی کر چکا تھا۔ جب مجھے فون پہ بتایا گیا کہ تم گھر والوں کو یہ کہتی ہو میں ایک بار یہاں سے چلی جاؤں، دوبارہ کبھی نہیں آؤں گی اور نہ ہی لاہور کسی کو آنے کی اجازت دوں گی، تو مجھے ان باتوں سے شدید دکھ پہنچا اور میں نے گھر کے لیے اپنی درخواست واپس لے لی۔ اوہ، تو اسی لیے یہ آئے نہیں تھے، حالانکہ فون پہ آنے کا کہا بھی تھا۔ اور پھر پھپھو زبیدہ کی معنی خیز مسکراہٹیں اسی لیے تھیں کہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب رہی تھیں، اسی لیے تو اتنے دھڑلے سے اسے نکال باہر کیا تھا اور وہ حسنین کے آنے کا انتظار ہی کرتی رہی تھی۔ امیمہ نے دکھ سے سوچا۔ میں جب لاہور واپس آ گیا تب بھی مجھے چین نہ آیا، میرے اندر جیسے کوئی مسلسل الارم بجا رہا تھا کہ کچھ غلط ہے۔ میں نے ان کے بیٹے سے بات کی تو وہ فوراً لاہور آ گیا۔ اس نے مجھے ان کی تمام ہسٹری بتا دی۔ وہ اپنے ساتھ ہونے والے مظالم کا بدلہ ہر کسی سے لیتی تھی، نفسیاتی مریضہ بن چکی ہیں۔ ان کی ساس نے ان پہ جو ظلم کیے تھے وہ سب وہ ہر بہو پہ اتارنا چاہتی ہیں۔ بھائی جان، آپ اپنی زندگی برباد نہ کرنا۔ امی کی باتوں میں آ کر میں اپنی زندگی تباہ کر چکا ہوں، خدا کے لیے آپ ایسا مت کریں۔ میں امی کو گھر لے کر چلا جاؤں گا، آپ بھابھی کو لے آئیں، وہ بہت نیک اور سادہ ہیں، میں مل چکا ہوں ان سے۔ امی نے جو کچھ بتایا یا کہا سب ان کی دماغی بیماری اور عادت ہے انتقام کی۔ آپ اس انتقام کی بھینٹ کسی معصوم کو نہ چڑھائیں۔ اور میں اسی وقت ہی وہاں سے روانہ ہوا، اب تمہارے سامنے ہوں۔
हसनैन बोल रहे थे और आंसू एक तवातर से उमैमा के गालों पे बह रहे थे। प्लीज़ उमैमा, मुझे माफ़ कर दो, मैं भी इंसान हूँ, गुनाहगार और बहकने वाला, बस बहक गया। मगर ये सुन लो कि चैन से मैं भी नहीं रहा, बहुत तड़पा, लम्हा लम्हा अजियत में गुजारा। लेकिन अब मैं हर सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। अंकल आंटी हफीज़ भाई ने तो अब तमाम इख्तियार तुम्हें दे दिया, प्लीज़ अपने फ़ैसले में लचक रखना। वो अब भी खामोश थी, क्या बोलती, क्या कहती। अम्मी और पिंकी भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हैं, वो तुमसे शर्मिंदा है। और हाँ, मैंने घर ले लिया, अब हम जल्दी ही अपने नए घर में जाएंगे। उसने बताते हुए रुक कर उमैमा को सवालिया नज़रों से देखा, जो बिल्कुल खामोश थी। जाएंगे ना? उसके लहजे में कितनी आस, कितनी हसरत और तमन्ना की आंच थी। उमैमा ने तवील सांस लिया। हाँ, मगर अभी नहीं। उसका लहजा हद दर्जे संजीदा था। हसनैन बुरी तरह ठटका। उसके चेहरे पे फैली रोशनी यकदम बुझ गई। क्या मतलब? वो लड़खड़ाया। मतलब ये कि पिंकी की शादी तक मैं यहीं रहूंगी, फिर हम मम्मी को साथ लेकर ही जाएंगे। ओह जियो मेरी जान, यू आर ग्रेट, यू आर रियली वेरी ग्रेट। जोश और खुशी से वो एक ही जस्त में उसे अपने मजबूत बाजों में लेकर चीख उठा था। वो खुद भी मुस्कुरा दी थी। मुझे माफ़ कर देना बेटी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। जुबैदा आपा की बातों में आकर मैं सब भूल गई। उसने मुझे अजीब अजीब राहें दिखाई थी। ओह खुदाया, मैं क्या गुनाह करने चली थी। फसाद और फितना, नफरत, तफरका कितनी बुरी चीज़ है। शैतान हमेशा ऐसे ही इंसानों में फूट डलवाने और उन्हें लड़वाने का काम करता आया है, मगर हम जैसे कमज़ोर ईमान वाले इसका शिकार होते हैं। इंसान को अपने शिकंजे में ये बुराई यूं जकड़ती है कि अक्ल होश मारे जाते हैं। शुक्र है खुदा का, उसने मुझे बर वक्त बचा लिया, मेरी तौबा कबूल की और मेरा घर तबाह ना हुआ। मैं तो खुद को कभी माफ़ ना कर सकती। कितना अच्छा माहौल था हमारा, कितनी मोहब्बत थी हम सब में। मगर जुबैदा आपा ने ऐसा जहर दिमागों में उतारा कि सोची भी जहर आलूद हो गई। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, मैं अपने घर में उसी पुरसकून माहौल को तरस गई हूँ। आओ और मेरे घर में उजाला कर दो। अम्मी जो बाहर लाउंज में सबके साथ बैठी थी, उसके लाउंज में दाखिल होते ही एतराफ़ करते उसे सीने से लगा के रो पड़ी थी। वो खुद भी रो दी कि खुशियाँ दरवाजे पे दस्तक दे रही थी तो दर वाह क्यों ना करती वो। आखिर जिस अल्लाह से उसे उम्मीद थी, आज उसने उसकी उम्मीदें और तवक्कुआत पूरी की थी, तो उसे भी बड़े दिल से सबको माफ़ कर देना चाहिए था। आओ चले उमैमा अपने घर। हसनैन ने उसका हाथ थामकर मजबूती से कदम बढ़ाया। उसे पुख्ता यकीन था कि उसके पीछे उठने वाला दूसरा कदम उमैमा का होगा, कि यकीनन मियाँ बीवी के यूं ही साथ साथ चलते आजमाइशें बाज़ औक़ात रूप बदल बदल के राह की रुकावट बन जाया करती हैं, लेकिन जिनके हौसले बुलंद, दिल साफ और तवक्कुआत, उम्मीदें, दुआएं अल्लाह ताला से हों, वो इन मुश्किलात और आजमाइशों के दौर को भी सब्र और दुआ से गुजार लिया करते हैं, जैसे कि उमैमा ने गुजारा। और हमारी दुआ है कि इस दौरे फितन में अल्लाह ताला मियाँ और बीवी के इस रिश्ते में मौजूद तमाम आजमाइशों, कठिनाइयों और तकालीफ को आसानियों, राहत और मोहब्बत में बदल दे। आमीन सुम आमीन।